कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और एक कमेंट तो जरूर बनता है। क्या आकाश ने अनिका को क्या दिया और आकाश ने रोहित को क्या समझाया और रोहित ने आकाश को क्या कहा? बच्चे जा चुके हैं, बच्चे ऐसे ही कहाँ पर गए? जानने के लिए हमारी स्टोरी को देखते रहे। वीडियो स्टार्ट। आज रोहित और अनिका अपने कमरे में आ जाते हैं। उसके बाद रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर रोहित और अनिका की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। अब अनिका आराम से जाकर सोफे पर बैठ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित भी उसके पास आकर आराम से बैठ जाता है। अब कहता है अनिका बोलो, लेकिन अनिका का ध्यान तो उसकी तरफ था ही नहीं। अब रोहित उसे हाथ कंधे से थपकी देता है। फिर अनिका रोहित की तरफ फेस कर लेती है। अब अनिका जल्दी से रोहित के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। फिर कहती है रोहित, हमारी ज़िंदगी भी पता नहीं कैसी है। हमारी ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए सुख तो आता है, लेकिन दुख काफ़ी लंबा होता है। या ये कहा जाए कि अपने से दूरी बनाने में ही हमारी भलाई है। लेकिन अक्सर लोग अपने पास अपनों को ही रखते हैं जिन्हें वो सबसे प्यार करते हैं। लेकिन मेरी लाइफ और मेरी माँ की लाइफ सेम ही है। भले ही बच्चे मेरे पास हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने हाथों से दूर कर रही हूँ। ऐसा ही कभी मेरी माँ ने मेरे साथ किया था। उस वक्त मुझे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मुझे उन दरिंदों के हवाले क्यों किया। अब अनिका ये सोच सोचकर और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने जो भी अनिका के साथ किया, अब अनिका को सारे की गुत्थी समझ में आ रही थी। अब अनिका कुछ नहीं कहती। फिर कहती है मिस्टर मारवा, मैं आपसे एक बात पूछूं? अब रोहित कहता है हाँ अनिका पूछो। अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, मेरी वजह से आप भी अपने बच्चों से दूर हो रहे हो, पता नहीं क्यों। अगर भाग्य में ऐसा होता कि हमें अपने बच्चों से दूर होना होता तो शायद हम दोनों अलग अलग ही अपनी लाइफ को जीना ही बेहतर समझते, क्योंकि तुम आर्यन के साथ खुश थे तो मैं रिया के साथ खुश थी। ऐसे हमारे बच्चे हमारे पास तो थे, लेकिन जब से हम दोनों एक हुए हैं तब से ही हमारी मुसीबत काफ़ी बढ़ गई हैं और बार बार हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हमारे सामने ऐसी बड़ी मुसीबत फेस टू फेस हमारे सामने नहीं आई। अब रोहित कहता है अनिका, भाग्य को कौन बदल सकता है? अगर तुम्हारे और मेरा मिलन था तभी तो हमारे बच्चे आए। अगर हमारे बच्चे आए तभी तो हम दोनों एक हो पाए। अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, आपकी बात में बहुत बड़ा लॉजिक है। अब मैं इस लॉजिक को भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आप और मेरी वजह से हमें इतने प्यारे और गुणवान बच्चे पैदा हुए। अब रोहित कहता है अनिका, क्या मैं भी तुमसे एक बात पूछूं? अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा पूछो। अब रोहित कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो तीनों बच्चों के ब्लड सैंपल की जांच करो। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा ये कैसी बात कर रहे हो? अब रोहित कहता है अनिका, हम दोनों के ब्लड सैंपल से मैच करके देखो कि किसके ब्लड सैंपल्स से ज़्यादा मैच हो रहे हैं, या ये कहा जाए कि किसके जीन्स उन पर ज़्यादा हैवी है, और जिससे पता लगाया जा सके कि आने वाले फ्यूचर में या जब वे बड़े होंगे तो वे किस तरह का रिएक्ट करेंगे, और उसके बारे में तुम्हें पहले से ही जानकारी हो जाएगी या हम दोनों को हो जाएगी। हम उसी आधार पर अपने बच्चों की परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब अनिका कहती है यस मिस्टर मारवा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले क्यों ना ये ही काम किया जाए, उसके बाद ही हम आगे के बारे में बात करते हैं। अब रोहित और अनिका बच्चों के रूम में चले जाते हैं। कुछ टाइम ही बच्चों के रूम से रोहित और अनिका आ जाते हैं और वापस अनिका अपनी पॉकेट में कुछ रखती है। फिर जल्दी से जाकर लैब में जाकर उन्हें स्टोर करके रख आती है। अब अनिका जल्दी चल रही थी, क्योंकि रोहित वहीं पर काफ़ी टाइम से ही अनिका का वेट कर रहा था। अनिका का रूम। अब अनिका अपने रूम में पहुंच चुकी थी। अब रोहित कहता है अनिका काम हो गया? अनिका धमझम का इशारा करती है। अब रोहित और अनिका वापस अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब अनिका से रोहित कहता है हाँ अनिका बोलो, तुम्हें बच्चे जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर क्या चाहिए? अब अनिका कहती है मुझे हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पर चाहिए, वीडियो गेम या फिर खेलने के लिए
प्लेग्राउंड या घूमने के लिए अच्छा सा पार्क और ऊपर से स्विमिंग पूल जहाँ पर बच्चे आराम से स्विम कर सकें। और रोहित अपने मन में सोच रहा था कि मैंने ये सब इंतजाम अब की बार ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर ही किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भले ही बच्चे माँ बाप से दूर हों लेकिन उनका प्यार उन्हें हर वक्त मिलता रहे। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा एक बात और, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं जैसे हमें परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्या पता ऐसे ही बच्चों के सामने भी आए, इसलिए उससे पहले ही बच्चों को ट्रेन करना होगा। तुम और मैं तो ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पर रहकर। अब अनिका कहती है कि समय समय पर हमें वहाँ पर जाना भी होगा और बच्चों को अच्छे से समझाना भी होगा। अब रोहित कहता है, हाँ अनिका तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही कुछ करेंगे, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि अनिका जो बता रही थी मिस्टर मारवा अपनी नोट और बुक में डाउन कर रहे थे। फिर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा और एक बात और, जैसे कि हमारे बच्चों की अलग फील्ड यानी कि अलग अलग चॉइस है, मैं चाहती हूँ कि हर चॉइस के उनके कोच यानी कि उन्हें राय देने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर ये कहा जाए कि अपने काम में जो निपुण हैं, जिन्हें महारत हासिल है, उन्हें बच्चों के साथ ही रखा जाए। अब रोहित ये भी लाइन ऐड कर देता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोहित की रह जाती है। अब रोहित उस लाइन को राइट कर देता है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा और एक बात का और ध्यान रहे, यहाँ से कोई ना हो, सारे बाहर के ही हों। मैं नहीं चाहती हमारे आसपास के व्यक्ति जो तकरीबन हमारे और हमारे बच्चों को जानते हैं, तो क्योंकि हमने उनकी आइडेंटिटी छुपाई है तो बेहतर यही होगा वहीं पर जहाँ पर उन्हें हमें रखा गया है वहीं पर ही कोई व्यक्ति जो हर कला में निपुण हो या अलग अलग अपनी कलाओं में निपुण हो तो उन्हें ही वहाँ पर रखा जाए। अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, ये काम मैं कर लूँगा। अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। अब सारी बातें अच्छे से प्लान हो जाती हैं। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा इसलिए बस यही होगा, तुम चिराग और अब्दुल को बोलो, और क्योंकि येट को जल्दी से हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसे हमारे पास वाली जो छोटी सी पहाड़ी है इसलिए वहाँ पर वहीं से बच्चों को हम वापस भेजने वाले हैं। अब रोहित कहता है, अनिका उसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैंने सब चीज़ अरेंज कर ली है, ये सब काम रात को ही होगा। अनिका कहती है कि ठीक है मिस्टर मारवा। अब अनिका और रोहित दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और दोनों की आंखों में से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उधर बच्चे भी कुछ ऐसा ही सोच विचार कर आराम से सो चुके थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमें सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करना है वो हमें करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है और यही हमारे मोम डैड के लिए बेहतर है, क्योंकि हम अपने मोम डैड की कमजोरी नहीं बनना चाहते और नहीं उन्हें घुटनों के बल बैठे हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि जिस टाइम एक जो पीछे को एक्सीडेंट हुआ था जब अनिका ने अपने आप को क्रिस्टोफर के हवाले करने की सोच ली थी, क्योंकि वहाँ पर रिया, आर्यन और एलेक्जेंडर तीनों ही बंदी थे। अब तीनों बच्चे उस सीन को याद करते हैं तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना मन बनाकर आराम से सो चुके थे। अब रोहित और अनिका भी दोनों अपनी खामोशी तोड़ते हुए फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। अब रोहित कहता है, अनिका आप सुबह के बारे में भी हमें कुछ छोड़ देना चाहिए, आप सुबह सोचते हैं कि आगे क्या कुछ करना है। अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा। इसलिए और अनिका एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। अब रोहित अनिका से कहता है, अब अनिका तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हमें अपने काम पर निकलना है और जो हमें करना है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा एक बात और, जितने भी हमारे जो तीनों क्लोन हैं हम बच्चों को आराम से रात के समय में ही लेके जाएंगे। जब घर पर सभी सो जाएंगे उसके बाद बच्चों को हम ले जाएंगे और फिर सुबह उनके पास उन क्लोन को रख देंगे। अब रोहित कहता है, हाँ अनिका तुम सही कह रही हो। इतना कहकर अनिका और रोहित दोनों आराम से बेड पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अब रोहित और अनिका एक साथ आज जल्दी पहली बार ऐसा हुआ था जो अनिका रोहित के साथ ही उठ चुकी थी। अब अनिका लगातार कुछ काम कर रही थी क्योंकि वो एंटीडोट बनाने का ही काम कर रही थी। अब अनिका से वो काम हो नहीं रहा था। फिर अनिका को उसकी माँ की वॉच याद आती है। अब जल्दी से अनिका खड़ी होती है और कब्र की ओर चली जाती है। वह अलमारी को खोलती है, उसमें से अपनी वॉच निकालती है और अपनी झट से उसमें एक नोटिफिकेशन डालती है और उसको सेंड कर देती है। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा को नोटिफिकेशन भी मिल चुका था।
अब अनिका उसके रिप्लाई का वेट करती है, लेकिन तभी तीनों बच्चे ही रूम की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब अनिका उस वॉच को वापस रख देती है। अब अनिका कहती है कि तुम सब कैसे हो। अब तीनों ही बच्चे काफ़ी खुश थे नज़र आ रहे थे। तभी वो कहते हैं कि मम्मा, क्या हम एक बार नानू के से मिलकर आ सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। काफ़ी रिक्वेस्ट डालने के बाद अब रोहित भी वहीं पर था। अब अनिका और रोहित दोनों ही आंखों के इशारे से कुछ बात करते हैं और दोनों ही हामी भर देते हैं। आज रोहित और अनिका दोनों ही बच्चों के साथ गुलेरिया हाउस जाने वाले थे, इसलिए अब दोनों आराम से गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद बच्चे भी रेडी होकर आराम से अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी गुलेरिया हाउस के बाहर रुकती है। अब जल्दी से तीनों बच्चे अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं और साथ में ही अनिका और रोहित दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए चल रहे थे। सभी सामने से आकाश गुलेरिया भी अपनी गाड़ी की तरफ ही कदम बढ़ा रहे थे। जैसे ही वो अनिका और रोहित को देखते हैं वो काफ़ी खुश हो जाता है और साथ में तीनों ही बच्चे थे। अब तो आकाश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब तीनों बाहर ही बैठ जाते हैं क्योंकि ये आकाश ने कुछ इशारा किया था, इसलिए अनिका और रोहित वहीं ठहर जाते हैं और तीनों बच्चे अब आकाश के गले लग जाते हैं। आकाश बारी बारी से सभी को प्यार करता है और फिर तीनों बच्चे कहते हैं, मामू हमारा छोटा चैंप कहाँ है। अब आकाश कुछ नहीं कहता, फिर 2 मिनट के लिए रिया की तरफ देखता है। फिर रिया जो कि नाराज होकर खड़ी थी, अब आकाश उसके पास आराम से घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर कहता है, रिया तुम इतनी नाराज क्यों लग रही हो। आकाश घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर रिया कहती है कि मामू मैं आपसे नाराज हूँ। तभी आकाश कहता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्यों नाराज हो। अब रिया कहती है कि आपने मुझे वादा किया था कि आप श्रेया मासी और छोटे चैंप और पिंकी को हमारे घर यानी कि मारवा हाउस लेकर आओगे, लेकिन आपने तो अपना वादा पूरा ही नहीं किया। अब आकाश को अपनी कही हुई बात याद आ जाती है। फिर वह कान पकड़कर उठक बैठक करने लग जाता है। तभी रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर आकाश उसे गले लगा लेता है। अब आकाश उसे कहता है, जाओ, तुम्हारा चैंप अभी डाइनिंग हॉल में ही है, आराम से पिंकी उसे कब से खिला रही है, चलो जाओ, तुम्हें देखकर वो और भी खुश हो जाएगी। तीनों ही बच्चे भागकर अंदर की तरफ चले जाते हैं तो रोहित और अनिका वहीं पर खड़े थे। अब वो साइड हो जाते हैं। तभी वहां पर आकाश गुलेरिया भी आ जाता है। आकाश जल्दी से चेयर की तरफ बैठने का इशारा करता है तो दोनों बैठ जाते हैं और आकाश भी बैठ जाता है। फिर दो आपस में हेलो हाय करते हैं। अब रोहित ही आकाश से कहता है, क्या हुआ आकाश, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। अब आकाश कहता है, कुछ नहीं, दरअसल वो पापा को लेकर ही मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। जब से दीदी की पार्टी हुई है, बर्थडे पार्टी, तब से ही वो अपने ख्यालों की दुनिया में ही रहते हैं। मैंने दीदी को भी बोला था, लेकिन दीदी की दी हुई मेडिसिन ही मैं उसे दे रहा हूँ। तब से ही पापा थोड़े से ठीक हैं, मगर वह अपने रूम से बाहर ही नहीं आते, नहीं बोलते हैं, न ही कुछ कहते हैं, बस हाँ या ना में ही सिर हिलाते हैं। अब ये सुनकर तो अनिका भी भूल चुकी थी कि अनिका को भी कुछ करना था और यहाँ पर आना था। अब अनिका को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है और वो टैबलेट भी, जो अक्सर अनिका अपनी पॉकेट में डाल कर ही रखती है। अब अनिका जल्दी से आकाश को कहती है, हाँ भाई, लेकिन पापा हैं कहाँ। अब आकाश कुछ नहीं कहता, बस इशारे से करता है। अब अनिका समझ जाती है कि आकाश कह रहा है कि पापा अपने रूम में ही है। अब आकाश को काफ़ी बधाइयाँ देता है और कहता है कि बधाई हो कि तुम वापस सेकंड पोजीशन पे आ गए हो। अब बिजनेस करने का एक अलग ही मज़ा है जब सामने टारगेटर और हमारे सामने काफ़ी सूझबूझ से काम करने वाला इंसान हो, क्योंकि अक्सर अगर हम किसी काम में जीनियस होते हैं लेकिन हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं होता तो हमेशा हम ही जीतते रहते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं होता। अगर हमें टक्कर देने वाला हमारे सामने कोई हो तो उसमें थोड़ा सा काम करने में दिलचस्पी लगती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब आकाश भी रोहित की बात पर हामी भर देता है और कहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे 3 बार थैंक यू बोलने के बाद अब रोहित कहता है कि यार ऐसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारी सफलता की तुम्हें बधाई ही तो दी है। अब आकाश कहता है कि मुझे भी पता है आपने हमारे लिए और मेरे जाने के बाद मेरे बिजनेस में पापा का कितना सारा। अब रोहित को काफ़ी
ऐसे तरीके से देख रहा था जैसे कि रोहित ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन किया भी था रोहित ने उसके लिए। भले ही उसने आकाश के जाने के बाद ये नहीं शो किया कि मैंने आकाश की कंपनी को कैसे बनाए रखा है, उसकी पोजीशन को भले ही वो 1 या 2 पोजीशन नीचे की डाउन की तरफ गई है, लेकिन उसे इस लाइन में खड़ा रखने में कहीं ना कहीं रोहित मारवा का पूरा हाथ है। अब ये लाइन सुनने के बाद तो खुद अनिका भी हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा ये सब कर रहे हैं। तभी आकाश कहता है कि मुझे पता है, मेरे जाने के बाद पापा भी काफ़ी टूट चुके थे, लेकिन भले ही वो काम अपने दिमाग से करना चाहते थे, लेकिन उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि ये सब मुझे अपनी सेक्रेटरी से पता चला है। अब ये बात सुनकर रोहित कहता है, कोई नहीं, ये सब तो चलता है, लेकिन तुम अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ मेरे साले भी हो। ये सुनकर अब आकाश के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर आकाश खड़ा होता है, अंदर आ जाने के लिए बोलता है। दोनों ही अंदर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अब नीचे की तरफ दोनों ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी अनिका कुछ इशारा करके अब अपने कदम करण गुलेरिया की रूम की तरफ बढ़ा देती है। करण गुलेरिया भी काफ़ी उदास थे। जैसे ही अनिका आगे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनिका का दिल भी धक धक कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे नेगेटिविटी का आभास हो रहा था। जैसे ही अनिका अंदर की तरफ जाती है, दरवाज़ा हल्के से, जो कि हल्का सा खुला हुआ था, उसे आराम से थोड़ा सा और खोल कर देखती है। तो अब भी करण गुलेरिया खिड़की से बस बाहर की तरफ देख रहे थे और अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। अब अनिका उनके पास चली जाती है। फिर उनके पैरों के पास बैठकर कहती है, पापा क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कितनी बार पूछने से किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आपने मुझे बताया था, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं था ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर मुझसे जितना बन सकता है मैं आपके लिए उतने से भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि माँ के बाद एक आप ही तो हो मेरे लाइफ में। अब अनिका की बात सुनकर अब करण गुलेरिया उसके फेस की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी माँ जिंदा है, क्योंकि आज तक मेरे शरीर और मेरे मन ने ये गवाही नहीं दी है कि तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। हमेशा से मुझे लगता आया है कि तुम्हारी माँ जिंदा है और कहीं ना कहीं छुप कर मुझे देखती रहती है। बस जहाँ से वो देखती है, बस मैं वहीं से उसे देखने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन सुनकर अब अनिका भी सोच में पड़ जाती है। फिर वह अपने पापा के हाथों में हाथ रखती है और फिर कहती है, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और काफ़ी अच्छा भी होगा। अब अनिका अपने पापा के हाथ छोड़ देती है और वापस दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ती है, करण गुलेरिया झट से खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं, अनिका तुम कहाँ जा रही हो? अनिका थी कि बस दरवाजा ही बंद करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। तभी करण गुलेरिया कहता है कि हाँ अनिका, बताओ क्या बताना चाहती हो, क्योंकि मैं भी तो जानूं कि ऐसा मुझे क्या नहीं पता जो तुम्हें पता है। अब अनिका झट से अपने पापा के पास आ जाती है, उन्हें कंधे से पकड़कर बेड पर ले जाती है, आराम से बैठा देती है, फिर उनके पास आप भी बैठ जाती है। फिर अनिका बोलना स्टार्ट करती है। फिर अनिका कहती है कि पापा जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब करण गुलेरिया कुछ नहीं कहते हैं, फिर कहते हैं, हाँ अनिका बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन ही रहा हूँ। अनिका कहती है कि पापा। इतना कहने के बाद अनिका 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। करण गुलेरिया आस भरी नजरों से अनिका की तरफ ही देख रहे थे। अब अनिका चुप होने के बाद अपने पापा की आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार, उनकी फिक्र देख पा रही थी। फिर अनिका कहती है, पापा मैं आपको या कहा जाए कि मैं आपको एक मेडिसिन देने वाली हूँ। आपको इसको रात के समय में ही खाना है। अगर आप खाओगे तो शायद आपकी जो दुविधा है, जो आपकी चिंता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, शायद आपको इससे राहत मिल सकती है। अगर आप इससे राहत पाना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार बस रात को सोने से पहले ये मेडिसिन खा लेना। अब करण गुलेरिया कहते हैं, आखिर क्या है इसमें और ये क्या काम करेगी? अब अनिका कहती है, ये तो आपको कल सुबह तक पता लग जाएगा।
कि आखिर ये काम क्या करेगी, लेकिन आपका जो मन है वो काफ़ी उथल पुथल जिसमें चली हुई है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। जो तूफान आपके दिमाग में चला हुआ है शायद वो भी थम जाएगा। इसलिए आपको ये मेडिसिन खानी चाहिए और ये मेडिसिन जब सो जाएं उसके बाद ही आपको इसे खा लेना है। ये बात ध्यान रहे। उसके बाद अपना दरवाज़ा ज़रूर बंद करना। अब करण गुलेरिया ये सब बातें सोचकर कुछ समझने की कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि कई बार स्वाति मल्होत्रा भी ऐसी कुछ लाइन उलझी उलझी पहेली कॉलेज टाइम पे हमेशा करण गुलेरिया को कहती और बताती रहती थी। उस टाइम पे ये सब चीज़ें खुद दमयंती बचने और जो दमयंती के साथ औरतें या कुछ लड़कियां काम करती थी उनसे बचने के लिए ये हिदायत उसे दी जाती थी। अब करण गुलेरिया काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अनिका उनके माथे पर थपकी देती है और फिर उनके बालों को प्यार से सिलाते हुए, जैसे कि वह अपने पापा से कितना प्यार करती है शायद उसे बयां भी नहीं कर पा रही थी। अनिका की आंखें नम थी क्योंकि उसे अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। जब स्टार्टिंग में अनिका उनसे मिली थी, जब उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके पापा हैं, तब भी अनिका को ऐसा ही फील हो रहा था कि मानो ये उनके अपने हैं। लेकिन अब तो उसे पता चल चुका था। अब तो वो अपने आप को कैसे रोक पा रही थी ये शायद अनिका ही जानती थी। अब अनिका कहती है कि पापा आपको मुझ पे भरोसा है ना? तभी हाँ में सिर हिला देता है। फिर अनिका अपने हाथों में करण गुलेरिया का हाथ लेती है। फिर कहती है आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप ये मेडिसिन आज जरूर खाएंगे। अब अनिका की बात सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं बेटा अगर तुम मुझे जहर लाकर भी दोगी और मुझे कहोगी ये तुम्हारे मरने के लिए है तो मैं हंसते हंसते खा जाऊंगा। ये तो फिर क्या हुआ? मुझे इस परेशानी से दूर निकलने की ही दवा तुम दे रही हो जो तुमने मुझे बताई है। अब करण गुलेरिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका झट से अनिका के माथे पर पसीना आने लग जाता है, क्योंकि अनिका ने इतनी एक्सेप्टेशन करण गुलेरिया से नहीं की थी। फिर कहती है कि पापा आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और खासकर अब मैं यही कहूँगी कि आप सुबह जब उठोगे तो आपका दिल दिमाग सोच विचारने की शक्ति बिल्कुल पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर होगी। अब अनिका अपने पापा को आराम से नीचे की तरफ ले आने के लिए बोलती है कि पापा चलो, सबकी आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि आपका परिवार आपकी राह देख रहा है। सभी आपके बारे में मुझसे पूछते हैं और आपके बारे में मुझे बताते हैं, इसलिए सभी आपके लिए बहुत परेशान हैं। इसलिए उनकी हंसी खुशी भी है। कहीं ना कहीं आकाश को तो आपकी इतनी फिक्र है तो वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा, बस अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। जैसे कि आप तो मेरी माँ के बारे में सोचते हैं, लेकिन आकाश तो बस आपको ही जानता है और आपके बारे में ऐसा ही फील करता है जैसे आपने अपने आप को बना रखा है। ऐसे कहीं ना कहीं आकाश अपने आप को आपके लिए बना रहा है। क्या आप उसकी फैमिली को उससे दूर होते हुए देख सकते हैं? अब आकाश की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह अनिका के गले लग जाता है। अब अनिका अपने पापा को चुप कराने के लिए कहती है, पापा आप चुप हो जाएं, ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा? अब आकाश के बारे में सोच कर करण गुलेरिया काफ़ी उदास हो जाते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं कि इसका नन्हा मेहमान जिसे आए हुए कितने दिन हुए ही नहीं है, मैंने उसे आराम से खिलाया भी नहीं है। जब से वो हादसा हुआ है तब से तो मैं भूल ही गया हूँ कि हमारे घर में छोटा मेहमान भी है। अब करण गुलेरिया अपने आप को शांत करते हैं और नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। आराम से सभी बातें करने लग जाते हैं। आकाश भी करण गुलेरिया जो कि नीचे की तरफ ही आ रहे थे, फिर वे आकाश से आकर बात करने लग जाते हैं। फिर रोहित उनके पैर लेता है, रोहित को भी थपकी देकर आशीर्वाद देते हैं और फिर वह अपने छोटे से पोते को अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं। और फिर तभी रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को भी देखते हैं, उन्हें भी अपने पास बुलाते लेते हैं। उसके बाद पिंकी भी उनके पास आ जाती हैं। सभी बच्चों के साथ आराम से करण गुलेरिया सोफे पर बैठ जाते हैं और सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद अनिका और रोहित आपस में कुछ इशारे से बात करते हैं। अब रोहित कहता है
कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि हमें आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। इसलिए अब बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके मॉम डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें आए हुए काफ़ी देर भी हो चुकी है। अब उनके जाने का टाइम है। इसलिए रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर काफ़ी भावुक हो चुके थे और सभी के गले ऐसे लग रहे थे मानो पता नहीं फिर कब मिलेंगे। अब श्रेया तो आर्यन जब श्रेया के गले लगता है तो श्रेया से तो रहा ही नहीं जाता। वो बोल देती है, आर्यन तुम तो इतने भावुक हो रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा लास्ट मिलन हो हमसे। तुम नहीं आ सकते या तुम्हारे मॉम डैड अगर हमारे पास नहीं लेकर आएंगे तो मैं तुम्हारे मामू को बोलूँगी, फिर हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। बेटा, ऐसे परेशान और ऐसे भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है तुम पहली बार यहाँ से जा रहे हो। अब श्रेया की बातें सुनकर अब आर्यन अपने आप को समझाता है और शांत कर लेता है। ऐसे ही रिया और अलेक्जेंडर का भी यही हाल था। तीनों बच्चे भावुक हो चुके थे। उनका रोने का दिल बहुत कर रहा था। उससे पहले कि बच्चे भावुक और ज़्यादा हो जाए तभी रोहित और अनिका अपनी जगह से उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अनिका जैसे ही बच्चे आगे की तरफ निकल जाते हैं तभी अनिका 2 कदम पीछे की तरफ आती है क्योंकि अनिका जानबूझकर टेबल पर अपना फ़ोन भूल चुकी थी। अब अनिका उसे उठा लेती है और फिर करण गुलेरिया को कुछ इशारा करती है। करण गुलेरिया भी समझ जाते हैं। अब अनिका वहाँ से जा चुकी थी। अब इवनिंग का टाइम हो चुका था। बच्चे आराम से घर पहुंच चुके थे और उनकी जितनी भी अपनी प्यारी प्यारी जो उन्होंने छोटे छोटे गिफ्ट अपने मॉम डैड के लिए अपने हाथों से बनाए थे या उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करके बनाया हुआ था वो अपने मॉम डैड को देते हैं। सभी को तो नहीं दे सकते थे क्योंकि ऐसा अगर वो करते तो शायद सबको पता चल जाता। इसलिए स्पेशल उन्होंने अपनी मॉम डैड के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट बनाया था। अब अलेक्जेंडर और आर्यन रिया अपनी मॉम डैड को वो हाथों में थमा देते हैं। अब अनिका और रोहित जैसे उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो तीनों ही बच्चे नाम में सिर हिला देते हैं। अब तीनों बच्चे भावुक हो जाते हैं। अपने मॉम डैड के गोल गोल चक्कर काटना लग जाते हैं। रोहित और अनिका अपने घुटनों के बल बैठकर अपने बच्चों के गले लग जाते हैं और दोनों ही काफ़ी भावुक थे। बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं। अनिका और रोहित दोनों ही चुप कराते हैं। फिर अनिका कहती है, अगर तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे रूम से बाहर गई तो शायद घर वालों को पता चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि अपने भावों को या अपनी उत्तेजनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सभी चुप हो जाते हैं। अनिका तीनों का ही फेस क्लीन कराती हैं, फिर वापस डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं और सभी डिनर करते हैं एक साथ। अब रिया काफ़ी बार खड़ी होती है और पिक्चर क्लिक करती है। ऐसे ही आर्यन अलेक्जेंडर भी अपने फ़ोन में पिक्चर क्लिक करते हैं और दादी माँ कहती हैं, ये तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम पागल तो नहीं हो गए। दादी माँ की बात सुनकर डाइनिंग हॉल में जितने भी व्यक्ति बैठे थे सभी हंसने लग जाते हैं, लेकिन खुद रोहित अनिका इन पर नहीं हंसते। नहीं, तीनों बच्चे हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब तीनों ही बच्चों का खाना हो चुका था। सभी अपने रूम में पहुंच चुके थे। धीरे धीरे करके मारवा परिवार के सभी लोगों की रूम्स की लाइट बंद हो चुकी थी और सभी गहरी नींद में सो चुके थे। अब अनिका और रोहित अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाते हैं और जल्दी से तीनों बच्चों को भी वहां से ले जाते हैं और उनकी जगह पर एनी और प्रीति के साथ वहां पर क्लोन रख दिए जाते हैं क्योंकि अनिका उनको बोलकर गई थी कि हमारे जाने के बाद एनी की हेल्प से कि तीनों ही बच्चों को उनके बेड पर लेटा दिया जाए जो उनके क्लोन हैं। अब प्रीति हामी भर देती है और अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ अनिका और रोहित बाहर जा चुके थे और बच्चों को गाड़ी में बैठा कर कहीं बाहर सड़क की तरफ गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तीनों ही बच्चे काफ़ी उदास थे, लेकिन वे अपनी माँ और डैड को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने भाव को दबा लेते हैं। अब गाड़ी जैसे जैसे सड़क पर जा रही थी तीनों बच्चे की हार्ट बीट काफ़ी तेज चल रही थी। ऐसा नहीं था कि तीनों बच्चे की साथ में रोहित और अनिका की भी। उस टाइम बाद ही वो अपने जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें जाना था। वहां पर अब्दुल और चिराग दोनों पहले से ही खड़े थे।
अब चिराग रोहित से कहता है कि सर मुझे इनका लगेज दो। जो इनका सामान था वो हेलीकॉप्टर में रख दिया जाता है और तीनों बच्चों को आराम से बैठा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही चिराग बैठता है तभी रोहित कहता है कि चिराग अब की बार तो नहीं, अब की बार अब्दुल जाएगा। अब अब्दुल को आराम से बच्चों के साथ बैठा दिया जाता है। अब अनिका रोहित से कहती है मिस्टर मारवा मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं गई तो इंस्पेक्टर अरबाज इस बारे में छानबीन करने लग जाएगा कि अनिका कहाँ गई। उसके बाद भूमि और उसके बाद बच्चों के बारे में पूछताछ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी, आप बच्चों को आराम से छोड़ कर आओ। अब रोहित आराम से बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यह हेलीकॉप्टर कोई नहीं बल्कि अब्दुल ही चला रहा था, क्योंकि रोहित को भी आता था, अनिका को भी, सभी को आता था। अब अब्दुल के साथ में रोहित था तो बच्चे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद ही हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हो जाता है जहां पर बच्चों का रहने का अब नया ठिकाना था। अब बच्चे उस ठिकाने को देखकर काफ़ी उत्सुक हो रहे थे। ये समुंदर से परे, या ये कहा जाए कि समुंदर के आसपास के एक छोटा सा एरिया था। वहाँ पर दूर दूर तक बस समुंदर फैला हुआ था। अब उस एरिया में गिने चुने ही लोग रहते थे। एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ पर ही रोहित ने एक छोटा सा घर वहाँ पर बच्चों के लिए खरीद लिया था। वहाँ पर बच्चों को छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ अनिका वापस अपनी गाड़ी में बैठती है और मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका मारवा हाउस पहुंच जाती है। ग्राउंड लैब से होते हुए वह एक सीक्रेट दरवाजे को खोलती है और अंदर आ जाती है। अब वह जाकर तीनों बच्चों को ही देखती है। तीनों बच्चे आराम से सो रहे थे। अब अनिका अपने बेडरूम में आ जाती है, क्योंकि प्रीति को जो काम अनिका ने सौंपा था प्रीति ने बहुत अच्छे से उस काम को किया था। अब अनिका आराम से बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि आज रोहित और तीनों बच्चे ही नहीं थे। फिर उसे अपने पापा का ख्याल आता है, क्योंकि अब रात हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसके पापा ने वो मेडिसिन ले ही ली होगी। अब दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस। आज गुलेरिया हाउस में भी सब जो सो चुके थे, लेकिन ओनली करण गुलेरिया ही अभी तक जगे हुए थे, जो कि सबका सोने का इंतजार कर रहे थे। अब दरवाजे को आराम से लॉक करते हैं। उसके बाद वो मेडिसिन खा लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। अब मेडिसिन खाने के बाद करण गुलेरिया के क्या होएगा, तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत को। थैंक यू मेरे दोस्तों।